सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैम्पियन ईगल। आज है हमारा डे 3 का सेशन 1 जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को। पिछले लेक्चर में हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, उसके पार्ट्स को डिस्कस किया था। सो एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया था सेपल। सेपल्स के ग्रुप को हम कहते हैं केलेक्स। कलेक्टिवली एक फ्लावर में जितने भी सेपल्स होंगे उन्हें हम केलेक्स कहेंगे। इसके बाद हमारे पास था पेटल। पेटल्स के ग्रुप को हम कहते हैं कोरोला। देन हमारे पास आता है स्टेमन, जिसे हम कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहते हैं। स्टेमन में कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं? स्टेमन में हमारे पास होता है एंथर और फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट। इसके बाद हमारे पास आएगा कार्पल। कार्पल या फिर पिस्टल भी कह सकते हैं हम, और इसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। क्या कहेंगे हम? गाइनोशियम। बिल्कुल ठीक। और कार्पल के भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इनमें से अब हमें पता है कौन कौन से पार्ट्स हमें किस फंक्शन के लिए हेल्पफुल है। एक सेकेंड। तो हमें पता चल गया फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हमारे किस इम्पोर्टेंस के लिए हैं। फ्लावर की किस इम्पोर्टेंस के लिए, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो जो पेटल है वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, है ना। तो ये क्या है? अट्रैक्टिव होते हैं और इनकी बहुत ही फ्रेगनेंस अच्छी होती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं सेपल, जो फ्लावर का बड होता है उसे कवर करने में हेल्प करते हैं। ये छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन में तो टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं फ्लावर की, तो इसे हम क्या कहते हैं? दोनों के वर्ल्ड को, वर्ल्ड मतलब थ्रू आउट द फ्लावर, जो बैक से लेके फ्रंट तक सर्कुलर पाथ में उनका एक ग्रुप बना होता है। हमेशा पेटल का क्या होता है? वर्ल्ड होता है। अगर आप ऊपर से देखोगे फ्लावर को तो आपको क्या दिखेगा? एक वर्ल्ड दिखेगा। सेपल्स का भी एक छोटा वर्ल्ड होता है। तो ये क्या होते हैं? वर्ल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो सेपल और पेटल्स के वर्ल्ड्स कौन से वर्ल्ड्स हैं? एक्सेसरी वर्ल्ड्स। कौन से वर्ल्ड्स हैं? एक्सेसरी वर्ल्ड्स। ठीक है, इन्हें एक्सेसरी वर्ल्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लांट की रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। इनका क्या काम है? पेटल्स का तो फ्रेग्रेंस और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। ठीक है, सेपल्स का रिप्रोडक्शन में कोई भी पार्ट नहीं है, लेकिन फ्लावर की ग्रोथ ही सेपल्स की वजह से होती है। अगर सेपल ने फ्लावर के पेटल्स को अंदर छुपा के रखा हुआ है, फ्लावर के सारे पार्ट्स को, जब फ्लावर क्या है? मैच्योर नहीं हुआ अभी तक, तो वो सेपल्स के अंदर होता है, हमें दिखता नहीं है। ठीक है, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है? एक्सेसरी वर्ल्ड्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में क्या आता है हमारे पास? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल या फिर पिस्टल, जिसे हम ग्रुप को क्या कहते हैं? गाइनोशियम, और मेल्स के पार्ट को हम कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। यहाँ पे भी हैं, और यहाँ पे क्या है? फ्लावर को काटा हुआ है इस प्लेन में। ठीक है, तो इधर जो फ्लावर का हाफ पार्ट होगा वहाँ पर भी होंगे। तो थ्रू आउट क्या है? ये एक सर्कुलर पाथ बना रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉल कहेंगे। और कार्पल, एक सेकेंड, कार्पल्स और क्या है हमारे पास?
स्टेमेंस, इन दोनों के वॉल्स को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव वॉल। क्या कहोगे? रिप्रोडक्टिव वॉल। ठीक है, वॉल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? हमारा रिप्रोडक्टिव वॉल हो गया। यहाँ तक आपको क्या है? क्लियर है बात। इसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई थी कि थैलेमस होता है हमारे पास, और थैलेमस के नीचे क्या होती है? हमारी फ्लावर की स्टॉक होती है, जहाँ से हम फ्लावर को मोस्टली हम थैलेमस से भी तोड़ लेते हैं अगर हम उससे प्लक करें फ्लावर को। तो अगर आपने सिर्फ इतना पार्ट लेना है फ्लावर का, तो हम थैलेमस के पार्ट के बिल्कुल नीचे जो स्टॉक होती है उससे हम प्लक कर लेते हैं। अगर हमें पूरा, जैसे हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है? पूरी यहाँ पे स्टॉक प्रेजेंट होती है ना, तो वहाँ से भी हम प्लक कर सकते हैं। तो थैलेमस मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, और स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं। एक सेकेंड। तो अब हमारे पास थैलेमस कहाँ पे आई? ये पार्ट है। ये हमारे पास क्या थी? ओवरी। क्या थी? ओवरी। यहाँ पे ओवरी की जो, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ओवरी की जो लेबलिंग की हुई है, पॉइंट किया हुआ है, वो गलत किया हुआ है यहाँ पे। एक सेकेंड। ओवरी का पॉइंट यहाँ तक जाएगा और स्टाइल यहाँ तक जाएगा, ये दोनों गलत लेबल किए गए थे। वो तो मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स थे। अगर आप देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर है, और यहाँ पे ये पेटल या फिर फिलामेंट को पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये नहीं है हमारा। एक ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये क्या है? हमारी ओवरी है, और ओवरी के अंदर जो ये हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, वो क्या है? हमारे ओव्यूल्स हैं। क्या है? ओव्यूल्स। ये भी मैंने आपको बताया था, जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर्स में, उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल्स में होती है तो क्या होता है? न्यू प्रोजेनी बनती है। और इसमें प्रोजेनी कैसी होती है? प्रोजेनी तो सभी रिप्रोडक्शन की हर एक टाइप में क्या बनेगी? प्रोजेनी ही बनेगी। लेकिन यहाँ पे प्रोजेनी का भी क्या एंड प्रोडक्ट है? वो है हमारे पास फ्रूट्स। ये मैं आपको एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगी। मैं शायद आपको लास्ट लेक्चर में ये एनसीईआरटी में बताना, हाईलाइट करना भूल गई थी, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी। फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, तो फ्रूट्स एंड सीड्स है हमारे एंड प्रोडक्ट्स। तो फ्रूट किससे बनेगा? हमारी ओवरी से। ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट। हमने नोट भी किया था, फ्यूचर फ्रूट। ओव्यूल क्या बनेगा? फ्यूचर सीड। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई है क्लियर। थैलेमस का पार्ट मैं आपको बता रही थी, थैलेमस कौन सा पार्ट होता है। तो ये क्या थी? हमारी ओवरी थी। ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल्स हैं। तो जो ओवरी क्या है? बल्ज पार्ट है। ठीक है, तो ओवरी के बिल्कुल नीचे जो हमारे पास पार्ट है यहाँ पे, एक सेकेंड, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? थैलेमस। ट्रायंगल सा पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं थैलेमस। ठीक है, और थैलेमस के बिल्कुल नीचे क्या होती है? हमारी स्टॉक होती है। इसके बाद हमारे पास आता है फ्लोरिकल्चर के बारे में। हमने उस दिन एनसीईआरटी पे डिस्कस किया था, एक बार मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ। फ्लोरिकल्चर की डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। फ्लोरिकल्चर, ये आप नोट करो, मैं बोल रही हूँ।
फ्लोरिकल्चर इज़ अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर फोकस्ड ऑन कमर्शियल कल्टीवेशन। क्या है कमर्शियल कल्टीवेशन? मतलब किसी को सेल करने के लिए, मनी पर्पसेस के लिए, ठीक है। और इसके बाद सेल तो करेंगे। सेल क्यों करते हैं? जैसे हम देखते हैं मैरिजेस पे कार्स डेकोरेट होती हैं, तो उसे हम कार्स में यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम और भी बहुत से रीजंस होते हैं सेल करने के लिए, बुकेज बनते हैं। तो सेलिंग के लिए कुछ भी फ्लावर्स को ग्रो करना, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और ये क्या है? ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के डीपली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे नीट का पार्ट नहीं है, एनसीईआरटी का या बोर्ड्स का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जस्ट हमें जो एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया गया था तो हमने उसका मतलब समझना था। तो अब हमारा यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स वाले टॉपिक पे, जो हमारा इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने ना ही स्टेमन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, ना ही हमने कार्पेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। हमने क्या किया था अब तक? जस्ट फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था हमने। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर के साथ हमने इन्हें पढ़ा है, इनकी नेम्स को पढ़ा है और थोड़ा सा फंक्शन पढ़ा है, लेकिन इसके अंदर ये कैसे फंक्शन इनका परफॉर्म होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में अब हम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जाइगोट फॉर्म होने से पहले वाले सारे स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल ठीक। तो एक बार हम एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेते हैं इस पार्ट की जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एनसीईआरटी का पीडीएफ और यहाँ पे हमने टॉपिक कौन सा पढ़ना है आज? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। हमें पता ही है, ये बहुत ही ऑब्वियस पार्ट है। अगर आपने क्लास 11th में प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हमने क्या अलग अलग प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था। तो उनमें से हमने पढ़ा था इथाइलिन, किसके बारे में? इथाइलिन के बारे में और ऑक्सिन के बारे में। इनके फंक्शंस आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। तो ये क्या करते हैं? फ्लावरिंग के साथ रिलेटेड होता है इनका फंक्शन। तो कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो फ्लावरिंग को इनिशिएट करते हैं, फ्लावरिंग को कंटिन्यू रखते हैं, फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ये उन्हीं में से 2 हॉर्मोन्स हैं। तो अब क्या है हमारे पास? इन्होंने कहा है कि जब तक हमें फ्लावर नहीं भी दिखता, डिसीजन टेक पार्ट हो जाता है कि फ्लावर ग्रो होने वाला है, ठीक है। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे अभी हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगा? हम पढ़ेंगे कि जो हमारे मेल गमीट्स और फीमेल गमीट्स हैं, प्यूबर्टी पर क्या है? रिलीज़ होने स्टार्ट होते हैं। जैसे फीमेल्स में तो कुछ पार्ट, उसका मतलब जो प्रोसेस होता है पूरा फीमेल गमीट बनने का, उसमें से हाफ जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है जब हम क्या होते हैं? फीटल स्टेज पे होते हैं फीमेल्स, ठीक है। और मेल्स में क्या है? प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट होता है।
तो ये क्या है, डिपेंड करता है हमारी बॉडी टू बॉडी, ठीक है। तो जब ये रिलीज़ होना स्टार्ट होता है, दोनों में ही, प्यूबर्टी में रिलीज़ होते हैं, चाहे हाफ प्रोसेस हो गया था फीमेल्स में, लेकिन नेक्स्ट हाफ प्रोसेस तो प्यूबर्टी पे ही हुआ, और मेल्स में भी यही बात है। तो तब हमारी बॉडी में क्या होते हैं, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। वही जब फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावर का, तो जब फ्लावरिंग एक्चुअल में होनी होती है उससे बहुत पहले ही क्या है, डिसीजन ले लिया जाता है कि फ्लावर ग्रो होने वाला है। ह्यूमंस में ही मैं आपको बता रही थी, तो जैसे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल का स्टार्ट हो रहा है, किसी गर्ल का, है ना, तो उससे 1 या 2 ईयर्स पहले कुछ हार्मोनल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। तो ये क्या होते हैं, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जो क्या है, इनिशिएट करते हैं और आगे क्या है, डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। पहले तो इनिशिएट करना मतलब उसे स्टार्ट करवाना, इसके बाद डिफरेंशिएट करना, यहाँ पर मीनिंग है कि फ्लावर को डिफरेंशिएशन होती है फ्लावर की। हमने जैसे प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में ही पढ़ा है कि पहले हमारे पास मेरिस्टेम होता है, फिर डिफरेंशिएट होके परमानेंट सेल्स बनते हैं, वैसे ही क्या है, डिफरेंशिएशन होगी और वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर क्या है, फर्दर डेवलपमेंट होगी और उसे उसी तरीके से क्या है, जारी रखना है हमने, प्रोसेस को रुकने नहीं देना। तो वही सारे जो प्रोसेस के अलग अलग स्टेप्स हैं, वो सारे क्या हैं, अलग अलग हॉर्मोन्स करवाते हैं। एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ किसके, फ्लोरल प्रीमोर्डियम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा इनफ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड्स, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस मतलब जो हमारे प्लांट्स हैं उन पे जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो फ्लावर्स को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, है ना, फ्लावर्स के प्रोड्यूस होने को। तो वो स्टार्ट कब होते हैं, जब हमारे पास क्या है, फ्लोरल बड्स आ जाते हैं फ्लावर पे, और देन क्या है, फ्लावर फॉर्म होता है। जो फ्लोरल बड होता है वो किससे कवर्ड होता है, बिल्कुल सही, सेपल से, ठीक है। इसके बाद इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड्रोशियम एंड गोनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। You would recollect that the androecium collects of a wall of stamens representing the male reproductive organ and gynoecium represents the female reproductive organ, ठीक है। गाइनोशियम का वर्ल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है। कई बार तो एक ही गाइनोशियम होती है किसी एक फ्लावर में, कई बार मोर देन 1 गाइनोशियम्स भी हो सकती हैं हमारे पास। तो अब हम वापस चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। तो जो मैंने आपको अभी हार्मोन्स बताए थे, कौन कौन से बताए थे, इथाइलिन और ऑक्सिन। तो आई होप कि आपने कमेंट्स में मुझे इनके फंक्शंस बता दिए होंगे, और अब हम इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं जो फ्लावरिंग के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो इथाइलिन का क्या फंक्शन है हमारे पास, इथाइलिन फ्लावरिंग को इनिशिएट करती है, क्या करती है, इनिशिएट, ओके। और ऑक्सिन क्या करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, तो ये हमारे 2 क्या हैं, फ्लोरल हार्मोन्स है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, उसमें फर्स्ट क्या है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास क्या क्या पार्ट्स हैं, स्टेमन, जिसकी हेडिंग में हमें क्या क्या पार्ट्स के बारे में बताया गया है, स्टेमन्स के बारे में पढ़ना है हमने यहाँ पे। स्टेमन में क्या क्या आएगा, एंथर और फिलामेंट। इसके बाद हमारे पास आ गया माइक्रोस्पोरेंजियम, आप लिख सकते हो, मैं आपको अभी बता देती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको पहले
इसके लिए आपको पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। हम माइक्रोस्पोरेंजियम जो पार्ट है उसे ही हम थीका भी कहते हैं और उसे ही हम पोलन सैक भी कहते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेजेस पर। सबसे पहले स्टेज पर हम उसे थीका कहते हैं, सेकंड स्टेज पर उसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं और थर्ड स्टेज पर हम उसे पोलन सैक कहते हैं। लेकिन है क्या ये? बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर्स हैं, वही स्ट्रक्चर है, वही पार्ट है, जो बस उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके बेसिस पर हम इसे अलग अलग नेम्स दे देते हैं। इसके बाद हमने इसी टॉपिक में पढ़ना है पोलन ग्रेन्स के बारे में, ठीक है। पोलन ग्रेन्स क्या कैरी करती हैं, ये आप अभी नोट कर लो बात कि पोलन ग्रेन्स आर नॉट द मेल गेमीट्स। ये मेल गेमीट्स नहीं है। क्या नहीं है? मेल गेमीट्स नहीं है। ये क्या है? मेल गेमीटो फाइट है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। और पोलन ग्रेन क्या है? मेल गेमीटो फाइट है। ये क्या करता है? कैरी करता है किसे? मेल गेमीट को। बिल्कुल ठीक। तो ये मेल गेमीट को कैरी करेगा। ये मेल गेमीटो फाइट है, मेल गेमीट नहीं है, ठीक है, पोलन ग्रेन। अब हमारे पास हमने पढ़ना है सबसे पहले कौन सा टॉपिक? स्टेमेंस का। स्टेमेंस में क्या आता है? एंथर और फिलामेंट। तो एक सेकेंड, हम यहाँ पे ये ले लेते हैं। स्टेमेन का हम स्ट्रक्चर एक बार अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से, नहीं कुछ इस तरीके से हमारे पास फ्लावर में क्या है? स्टेमेन आएगी कुछ इस तो ये हमारा बिल्कुल ठीक बन गया। तो ये हमारी स्टेमेन है, ग्रीन कलर की बनानी थी हमने। एक सेकेंड रुक जाओ बस। हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये हमारी क्या है? स्टेमेन है। इसमें से मैं रिमूव कर देती हूँ इस पार्ट को। एक सेकेंड रुक जाओ। तो ये हमारे पास क्या बन गया? हमारा ये हमारा बन गया फिलामेंट स्टेमेन में। और इसके बाद हमने यहाँ पे बनाना है एंथर। एंथर को हम बना लेते हैं येलोइश कलर का बना लेते हैं कुछ इस। तो ये हमारे पास क्या है? 2 लोब्स बनती है यहाँ पे। तो ये हमारे पास एंथर में 2 क्या बन गई हैं? लोब्स बन गई हैं, ठीक है। तो इन 2 लोब्स में हमारे पास क्या होते हैं? थीके प्रेजेंट होते हैं और थीके को ही हम क्या कहते हैं? एक
सॉरी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास थीके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो थीके को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे आप नोट करने की ज़रूरत है आपको, आप अपनी नोटबुक्स में नोट करो इस बात को, मैं रिपीट बोल रही हूँ। तो एनसीईआरटी की लाइन है ये हमारी। तो स्टेमन क्या है यहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे हम क्या कहेंगे, स्टेमन। और स्टेमन में कौन सा पार्ट आता है हमारे पास, ये भी देखो। स्टेमन में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, एंथर को कनेक्ट करने के लिए एक लॉन्ग स्टॉक होती है, तो इसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। इसका कुछ ज़्यादा हमें फंक्शन नहीं बताया, जस्ट इतना बताया कि जो फिलामेंट है वो क्या करता है, थैलेमस के साथ कनेक्ट करवाता है हमारे एंथर को, मतलब पूरे फ्लावर को इस तरीके से कनेक्टेड रखता है। यहाँ पे थैलेमस है, थैलेमस पे सारे फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, चाहे पेटल्स है, चाहे गनोशियम है, और चाहे क्या है, स्टेमेंस है। बिल्कुल ठीक। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, एंथर। एंथर क्या है, बाइलोब्ड है, इसीलिए मैंने इसको किस तरीके से बनाया, 2 लाइन से बनाया। तो यहाँ पे बाइलोब्ड है एंथर हमारा। लोब्स मैं आपको शो कर देती हूँ, एक सेकेंड। ये आप देख सकते हो, ये एक लोब है और ये क्या है, दूसरी लोब है एंथर की। तो एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होते हैं, 2 थीके होते हैं, एक लोब के अंदर 2 थीके होते हैं, नंबर 1 थीका, नंबर 2 थीका। तो ईच लोब इज डाइथीकस, क्या कहेंगे, डाइथीकस लोब है। यहाँ पर भी 2 होंगे, ये भी क्या है, डाइथीकस लोब है। तो टोटल नंबर ऑफ थीके कितने हो जाएंगे एक एंथर में, 4। और एंथर क्या है, बाइलोब्ड है, हर एक लोब क्या है, डाइथीकस है। बिल्कुल ठीक। तो इसके बाद एनसीईआरटी में हमें बताया गया है फिलामेंट के बारे में। क्या बताया कि इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, मतलब सबसे लास्ट वाला पार्ट है, एंड है, वो किसके साथ कनेक्टेड है, थैलेमस या फिर पेटल के साथ। थैलेमस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, इसे आप नोट करो, थैलेमस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है और पेटल के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। 2 स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ हमारा जो फिलामेंट है उसका एंड पार्ट कनेक्ट हो सकता है। बिल्कुल ठीक। इसके बाद हमारे पास आएगा कि हमने किसकी बात कर ली है, डाइथीकस की बात कर ली है और बाइलोब्ड एंथर की भी बात कर ली है। तो इसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो क्या कहता है हमें, ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ तक कंप्लीट है। तो अब हम इधर आ गए। तो हमने क्या करना है अब, एक सेकेंड। तो जो हमारे क्या होते हैं, जो स्टेमेन की लेंथ है ना, वो पहले तो स्टेमेन का जो फिलामेंट है वो डिपेंड करता है पेटल के साथ कनेक्टेड है या फिर थैलेमस के साथ कनेक्टेड है, दोनों में से किसी के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है वो भी अलग अलग फ्लावर्स में डिफरेंट होती हैं, अलग अलग स्पीशीज़ में डिफरेंट होती हैं, और नंबर भी डिफरेंट होता है। जैसे गाइनोशियम का नंबर डिफरेंट होता है,
एक, वन या फिर वन और मोर। इसमें भी क्या है, नंबर वेरिएबल होता है अलग अलग स्पीशीज़ में, अलग अलग फ्लावर्स में। इसके बाद अगर हम उसी स्ट्रक्चर पे वापस चलें, यहाँ पे मैं आपको एंथर का अलग स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये हमारा कुछ एंथर है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन गया, एंथर बन गया। और इस एंथर में हमने क्या बनाए थे, 2 थीके, एक लोब में 2 थीके, पूरे एंथर में एक सेकेंड। तो ये हमारे क्या है, एंथर है। इसके बारे में आपने क्या नोट करना है, ये भी लिखो आप। एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है एंथर हमारा। और जो एंथर में हर एक लोब है, वो लोब क्या होती है, डाइथीकस होती है। डाइथीकस होती है हमारी हर एक लोब एंथर की, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, एक अगर हम देखें तो क्या है, एक लाइन है जो पास करती है और क्या है, हमारे थीके को डिवाइड करती है। यहाँ पे होती है और यहाँ पे होती है, नीचे तक जाती है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर फिलामेंट आ जाएगा। इसे क्या कहा है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब वर्टिकल, ग्रूव होती है मतलब कट, जो क्या करती है, लेंथ वाइज थीके को सेपरेट कर देती है। यहाँ से हमारे थीके को क्या है, सेपरेट कर देती है और नीचे क्या आ जाता है, हमारे पास फिलामेंट आ जाता है। तो इस तरीके से ये कट करती है हमारे थीके को 2 पार्ट्स में। और इसके बाद जो हमारा क्या है, एंथर है, उसे हम क्या कह सकते हैं, टेट्रागनल होता है। उसका जो स्ट्रक्चर है क्या है, टेट्रागनल स्ट्रक्चर है। टेट्रागनल का क्या मतलब है, 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो थीके हैं उन्हें हम और क्या नेम दिया था, माइक्रोस्पोरेंजियम दिया था। तो मैं अब आपको बताती हूँ थीका, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक में डिफरेंस क्या है। थीका क्या होता है, जिसमें स्पोरोजीनियस सेल्स होते हैं, यंग इमेच्योर सेल्स होते हैं, जो आगे क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या हो जाएगा फिर, जिसमें जो स्पोरोजीनियस सेल्स हैं उन्होंने फर्दर क्या बना लिए हैं, माइक्रोस्पोर्स बना लिए हैं। तो थीके को हम क्या कहने लग जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स। तो इन्हीं को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, जब हमारे स्पोरोजीनियस सेल्स, इमेच्योर सेल्स माइक्रोस्पोर्स फॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद पोलन सैक, इसे ही हम क्या कहते हैं, पोलन सैक भी कहते हैं। तो पोलन सैक क्यों कहते हैं, अब पोलन सैक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारे माइक्रोस्पोर्स हैं वो पोलन ग्रेन्स फॉर्म कर लेते हैं, पोलन ग्रेन्स।
तो पोलन ग्रेन्स ही वो पार्ट हैं जो क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारा एंथर है, सॉरी, यहाँ से जो हमारा एंथर है वो क्या होता है, डिसाइज हो जाता है, मतलब फट जाता है। तो उसमें से क्या निकलेंगे फिर, यहाँ पे से थीके में से जो थीका प्रेजेंट है, जिसे अब हम पोलन सैक कह रहे हैं, उसमें से पोलन ग्रेन्स बाहर जाती हैं। क्या जाएगा, पोलन ग्रेन्स बाहर जाएंगी। तो वो पोलन ग्रेन्स क्या लेकर जाती हैं, वो लेके जाती हैं अपने साथ मेल गीमीट्स को कैरी करने के लिए पोलन ग्रेन्स होती हैं। ठीक है, तो वो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गीमीट्स या फिर मेल गीमीटोफाइट्स। पोलन ग्रेन्स आर मेल गीमीटोफाइट्स और किसे कैरी करते हैं, मेल गीमीट्स को कैरी करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसके बाद हमारे पास अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, वहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। और एनसीईआरटी रीड आप खुद भी करो, जो जहाँ तक अब हमने कवर कर लिया है वहाँ तक आपने एनसीईआरटी को रीड करना है। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसे भी आप रीड करके रखो ताकि आपको क्लास में समझने में डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, तो अब हम एनसीईआरटी रीड करते हैं इस टॉपिक की। तो देखो ये हमारा टॉपिक क्या था, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजियम के दो और नाम क्या हैं, थीके, जो इससे पहले अगर स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट हो, स्पोरोजीनस सेल्स प्रेजेंट हो तो उसे हम थीका कहते हैं। जब वो स्पोरोजीनस सेल्स माइक्रोस्पोर्स को फॉर्म कर लेते हैं तो हम थीके को माइक्रोस्पोरेंजियम कहने लग जाते हैं। और जब पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाते हैं तो हम थीके को पोलन सैक कहने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो फिगर 1.2a shows two parts of typical stamen, long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobed structure called the anther। ठीक है, टर्मिनल मतलब एंडिंग वाला स्ट्रक्चर जो उसे ख़त्म कर रहा है ऊपर। यहाँ तक तो फिलामेंट आ गई, लेकिन ये और क्या बना रही है, थीका बना रही है, एंथर बना रही है। और यहाँ पे क्या है, हमारा ख़त्म हो रहा है स्टेमेन का स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, टर्मिनल स्ट्रक्चर कौन सा है, एंथर है। ठीक है, और जनरली क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। ये मैंने आपको शो भी कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये क्या है, दो लोब्स हैं हमारे एंथर की। बिल्कुल ठीक। और द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, प्रॉक्सिमल मतलब बिल्कुल नीचे वाला एंड, ये ऊपर वाला एंड था हमारे स्टेमेन का। और फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड नीचे वाला वो क्या है, थैलेमस या फिर पेटल से अटैच्ड होता है। इसके बाद द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमेन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इफ you were to collect a stamen each from 10 flowers each from different species and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range of shape and attachment of anthers in different flowers. इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। कितनी लोब्स होती हैं, बाइलोब्स होती हैं, 2 लोब्स होती हैं, विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। सो हर एक लोब क्या होती है, डाइथीकस होती है। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव runs lengthwise separating the theka। यहाँ पे क्या है, हमारे थीके, आप देखो, जिसे अब इन्होंने क्या कह दिया, पोलन सैक कह दिया। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो चुकी हैं, तो यहाँ पे क्या थे, थीके थे 2। उन्होंने उन थीकों में क्या प्रेजेंट था, स्पोरोजीनस सेल्स प्रेजेंट थे। स्पोरोजीनस सेल्स जो थे उन्होंने फर्दर क्या फॉर्म किया, माइक्रोस्पोर्स फॉर्म किए।
जो माइक्रोस्पोर्स बने उन्होंने पोलन ग्रेन्स फॉर्म किए, तो एंड पे हम थीके को ही पोलन सैक कहने लग गए। और यहाँ पे क्या होती है, हमारी लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है, जहाँ से हमारा एंथर क्या है, फटता है और क्या मिलता है, हमें पोलन ग्रेन्स आते हैं बाहर। ठीक है, जो क्या है, एयर के थ्रू, डिफरेंट पॉलिनेटर्स के थ्रू क्या है, स्टिग्मा तक जाते हैं, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जाते हैं। इसके बाद let us understand the various types of tissues and their organization in the transfer section of an anther. The bilobed nature of an anther is very distinct in the transfer section of the anther. जो हमें यहाँ पे सेकंड क्या दिखाया हुआ है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ना। अगर हम ट्रांसफर से स्ट्रक्चर बनाएं एंथर का, तो वहाँ पे हमें बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, कहाँ पे, ट्रांसफर सेक्शन अगर हम बनाएं तो एंथर क्या होता है, 4 साइडेड होता है, मतलब कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया को सबसे पहले हम थीके कहते थे, थीके के बाद माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, प्लूरल फॉर्म है माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो दोनों ही क्या है, सेम है। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। द माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप्ड एंड बिकम्स पोलन सैक्स। They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. मतलब अगर एंथर हमारा ना इस तरीके से है ना, 2 एंथर्स हैं, तो जो हमारा पोलन सैक है वो क्या है, यहाँ पे पूरा लेंथ ऑफ द एंथर तक वो क्या होगा, एक्सटेंड कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमें दिखाया है, पोलन सैक सिर्फ ऊपर नहीं है, नीचे तक इतना सारा पार्ट क्या है, पोलन सैक है। यहाँ पे भी सारा पार्ट क्या है, पोलन सैक है। इधर भी पोलन सैक है, यहाँ पे भी पोलन सैक है। एक बार मैं आपको दोबारा शो कर देती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे एक पोलन सैक बन रहा है, नीचे तक जा रहा है, एंथर की पूरी लेंथ पे एक्सटेंड कर रहा है। सेकंड पोलन सैक, थर्ड पोलन सैक और फोर्थ पोलन सैक, सारे क्या हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं एंथर की लेंथ तक। ठीक है, तो ये हमारा आज का था टॉपिक, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, स्टेमेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। और कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, और पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होती हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिससे सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोर फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद पोलन ग्रेन फॉर्म होगा। तो इस प्रोसेस को अब हम कल डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप NCERT को रीड करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू।